हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन यादव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटरेक्शन विद सचिन में। तो आज की क्लास में बात करेंगे माध्यम की वैद्युतशीलता। होता क्या है माध्यम की वैद्युतशीलता? परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। तो देखिए बड़े ध्यान से, माध्यम की वैद्युतशीलता यानी परमिटिविटी होती क्या है। तो ये जो परमिटिविटी वर्ड है ना, ये परमिशन से कनेक्ट करो ऐसे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा है, और वैद्युतशीलता से समझाएंगे थोड़ी देर में। तो परमिटी मतलब परमिशन। तो कहने का मतलब ये है कि दो आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर हों। सपोज करके ये दो आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर हैं और इनके बीच में कोई माध्यम है, और अभी इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो बल लग ही रहा होगा, और माध्यम बदल दें तो बल कुछ और लगेगा, फिर माध्यम बदल के कुछ और कर दें तो बल कुछ और लगेगा। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग माध्यम इन आवेशों को अलग अलग परमिशन दे रहे हैं कि तुम पे कितना बल लगेगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही है कि अलग अलग माध्यम इन आवेशों को अलग अलग परमिशन दे रहे हैं, यानी यही है कुछ परमिटिविटी यानी परमिशन से कुछ कनेक्शन। चलो दूसरी डेफिनेशन समझते हैं क्या है। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता उस माध्यम में विद्युत ऊर्जा को अपने पास रखने की अथवा स्टोर करने की योग्यता है। मतलब किसी माध्यम की जो वैद्युतशीलता है वो उस माध्यम में जो विद्युत ऊर्जा है उसको अपने पास रखने की योग्यता है। ये बात समझते हैं, बड़े ध्यान से देखें। होता क्या है, अगर कोई व्यक्ति आपको सपोज करके आपकी माँ प्रेम की नज़र से देख रही हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मम्मी यार बड़े प्यार से देख रही हैं हमें। तो उस टाइम क्या होगा, माँ की नज़रें और आपकी नज़रें जब इंटरेक्ट होती हैं, एक दूसरे की नज़रों से नज़रें जब मिलती हैं यानी इंटरेक्शन होता है उनमें, तो प्रवाह होती है ऊर्जा का प्रवाह होता है, विद्युत ऊर्जाओं का प्रवाह होता है। और उस टाइम जो विद्युत ऊर्जा का प्रवाह होता है वो समझ में आता है कि माँ किस नज़र से हमें देख रही हैं, गुस्से में देख रही हैं कि प्यार से देख रही हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही अगर कोई आपके सामने कोई फ्रेंड आया और वो आपसे बात नहीं कर रहा है, शांत है, कुछ भी है, तो समझ में आ जाता है कि यार ये दुखी है कि गुस्से में है। किस नज़रों से नज़रें मिलती समझ में आ जाएगा कि मतलब इंटरेक्शन जैसी दोनों की नज़रों का होगा तो समझ में आ जाता है कि यार किस टाइप की ऊर्जा है, ये मेरे को गुस्से में देख रहा है कि प्यार से देख रहा है, किस टाइप की ऊर्जा का प्रवाह है। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो लोग आपस में इंटरेक्ट होते हैं तो ऊर्जाओं का प्रवाह होता है, और उन ऊर्जाओं के प्रवाह के बेस पे एक्शन होता है। जैसे अच्छे से माँ देख रही है, प्यार से देख रही है माँ, तो एक्शन ये होगा कि आप माँ को हक करोगे, ये एक्शन हो गया। या फिर कोई आपको गुस्से की नज़र से देख रहा है तो उसका एक्शन ये होगा कि तुम दोनों आपस में लड़ जाओगे, पिटाई विटाई एक दूसरों की कर दोगे। एक्शन हुआ, सेम है। मतलब ये है कहानी में कि एक्शन होने से पहले सबसे पहले इंटरेक्शन होगा, फिर ऊर्जाओं का प्रवाह होता है उस दौरान, फिर होता है एक्शन। बिल्कुल वैसे ही ये दो आवेश जो कि एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, ये बल एक्शन है, यानी ये इस पे बल लगा रहा है और ये इस पे बल लगा रहा है। या तो एक दूसरे को खींच रहे होंगे या धक्का मार रहे होंगे, यानी एक्शन कर रहे हैं दोनों। पर एक्शन से पहले की कहानी है ऊर्जा का प्रवाह। इन दोनों के बीच में वैद्युत ऊर्जाओं का प्रवाह हुआ होगा, और वो प्रवाह भी कब हुआ होगा, जब ये एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के पास हो रहे हैं तो इंटरेक्ट ही कर रहे हैं। तो देखें बड़े ध्यान से, तो होता क्या है, ये माध्यम क्या करता है, जैसे इनमें वैद्युत ऊर्जाओं का प्रवाह हो रहा है उस ऊर्जा को ये अपने पास रख लेता है, स्टोर करके रख लेता है माध्यम। और जब उस ऊर्जा को अपने पास स्टोर करके रख लेगा तो सोचने की बात है, उस वैद्युत ऊर्जा की वजह से तो ये दोनों एक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, और वही माध्यम अगर अपने पास रख ले, उसमें से जितनी ज़्यादा ऊर्जा वो माध्यम अपने पास रख लेगा उतना ही इन दोनों आवेशों के बीच में कम बल लगेगा ना। बिल्कुल उम्मीद है क्लियर हो रहा है। अब आप समझते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता की स्टोरी या डेफिनेशन देखो। तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता यानी इस माध्यम की वैद्युतशीलता उस माध्यम में विद्युत ऊर्जा, ठीक है साहब, माध्यम में विद्युत ऊर्जा होगी, जो भी इन दोनों आवेशों में ने जो इंटरेक्शन किया उससे कुछ विद्युत ऊर्जा होगी, उसका प्रभाव हुआ होगा, तो उस विद्युत ऊर्जा को अपने पास रखने की
या अथवा स्टोर करने की योग्यता है। अब ये माध्यम जितनी ज़्यादा विद्युत ऊर्जा स्टोर कर लेगा, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन को उतना ही बिगाड़ के रख देगा। यही कह लो, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो उतना ही कम लगेगा। तो कहने का मतलब है किसी माध्यम की विद्युतशीलता जितनी ज़्यादा होगी, उस माध्यम की वजह से उन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल उतना ही कम होगा। अगर वो दोनों के दोनों आवेश एक निश्चित दूरी पर हों और माध्यम बदलते रहो, एक माध्यम की विद्युतशीलता कुछ कर दो, फिर कुछ कर दो, फिर कुछ कर दो। जैसे यहाँ देख सकते हैं, वायु की विद्युतशीलता होती है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। ये वायु की विद्युतशीलता है, वही एप्सिलॉन 0, ये 8.85 10 की घात माइनस 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कांच, एक प्लेक्सी कांच होता है, उसकी विद्युतशीलता है 3.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जल की विद्युतशीलता है 7.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये आपको जल की, कांच की, इनकी विद्युतशीलता याद नहीं करनी है। हाँ, ये 8.85 10 की घात माइनस 12, बस यही याद रखना है। वो मैं समझाने के लिए मैंने तो लिख दिया, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इन दोनों की, कांच की और जल की। ठीक है, अभी समझाऊंगा क्यों है, ऐसी ज़रूरत क्यों नहीं है। फिलहाल देखें तो अब इनमें तीनों में वायु की विद्युतशीलता है, कांच की है, जल की है, इनमें सबसे ज़्यादा विद्युतशीलता किसकी है? तो 10 की घात माइनस 12, 10 की घात माइनस 11 और 10 की घात माइनस 10, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो 10 टू द पावर माइनस 10 वाली, मतलब माइनस में तो ये बड़ा हो गया ना, तो जल की विद्युतशीलता सबसे ज़्यादा है। अब जल की विद्युतशीलता कांच की विद्युतशीलता और वायु की विद्युतशीलता से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है ये दोनों आवेश यहीं रहे बिल्कुल। और यहाँ पे हमने क्या किया, वायु में सबसे पहले इन दोनों आवेश को रखा, और जैसे ही हमने वायु में रखा तो मैंने देखा इन तीनों में वायु की विद्युतशीलता जो है वो सबसे कम है, 10 की घात माइनस 12 है। अब वायु की विद्युतशीलता जब सबसे कम है, मतलब वायु क्या करती है, इन दोनों आवेशों के बीच में जो विद्युत ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है उसको अपने में सबसे कम स्टोर करती है। अब जब सबसे कम स्टोर कर रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है दोनों के बीच में। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो होगा क्या, इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। यानी कि वायु वाली स्थिति में विद्युतशीलता कम है लेकिन इनके बीच में लगने वाला बल ज़्यादा होगा। और कांच, अब ये वायु से कांच में आए तो कांच में आए तो विद्युतशीलता बढ़ गई। अब विद्युतशीलता क्या थी कि वही विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करना या स्टोर करके रख लेना किसी माध्यम के द्वारा। तो इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो वायु की तुलना में कांच के बीच में लगने वाला बल कम होगा। और जल वाली सिचुएशन में क्या हो गया, ध्यान रहिए, कांच से मतलब है प्लेक्सी कांच, एक टाइप है किसी कांच का। अब यहाँ जल है तो जल की विद्युतशीलता और ज़्यादा है, 10 टू द पावर माइनस 10 इन तीनों की तुलना में। यानी कि जल इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को और अच्छे से तोड़ देगा। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को अपने में स्टोर कर लेगा, इनके बीच के इंटरेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ेगा। तो कहने का मतलब इनका इंटरेक्शन कम रह जाएगा, तो इनके बीच में, दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो और कम होगा। आगे एक और बात समझते हैं। तो एक तरह से ये तीनों के तीनों माध्यम, वायु हुआ, जल हुआ या प्लेक्सी कांच हुआ, ये तीनों के तीनों माध्यम क्या कर रहे हैं, ये इन आवेशों को परमिशन दे रहे हैं, परमिट कर रहे हैं। और ये परमिटिविटी वर्ड से यहाँ फील आ रहा है कि ये परमिट कर रहे हैं कि तुम्हें कितना बल लगना चाहिए। अब वायु जो है वो कुछ और परमिशन दे रही है, वो ज़्यादा बल लगाने दे रही है। जो वायु के बाद कांच है वो थोड़ा कम लगाने दे रहा है बल। और जल की तो यह विद्युतशीलता इतनी ज़्यादा है, वो और कम फोर्स लगाने दे रहा है। आगे समझते हैं। तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता जो होती है उसको एप्सिलॉन एम, एम मतलब मीडियम, या एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। और एप्सिलॉन 0 क्या था, ये था निर्वात या वायु की या मुक्त अंतरिक्ष की या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0। एक और बात ध्यान से समझने की ये है कि जो वायु है और निर्वात है, ये दोनों अलग अलग मतलब है इन दोनों का। वायु अलग चीज़ है और निर्वात अलग चीज़ है।
कुछ लोग सोचते हैं कि बुक्स में लिखा होता है, यूपी बोर्ड की बुक्स में, कि वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, तो वो सोचते हैं वायु या निर्वात एक ही चीज़ है। नहीं, वायु अलग है, निर्वात अलग है। वायु मतलब एयर और निर्वात मतलब वैक्यूम इंग्लिश में, और वैक्यूम निर्वात को समझते हैं क्या है शाब्दिक अर्थ इसका। तो जो निर्वात है ये है निह प्लस वात, इन दो शब्दों से मिला है, मतलब इन दो शब्दों से मिलकर बना है निर्वात। इन दोनों की निर्वात की संधि विच्छेद कर दो तो निह प्लस वात, और वात का मतलब है वायु। तो जहां वायु की कमी हो या जहां वायु ना हो, निह प्लस वात। निह मतलब नहीं, जैसे निर्वस्त्र, जिसने कपड़े ना पहने हो, निह प्लस वस्त्र। समझ में आ रही है? तो निर्वात का मतलब है जहां वायु नहीं है, और वायु का मतलब तो वायु होना है। तो सोचने की बात है यार, प्रेजेंट कोई चीज़ है और कोई चीज़ बिल्कुल है ही नहीं वही चीज़, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं कि नहीं है? तो इन दोनों सिचुएशन में, मतलब वायु के होने में और वायु के ना होने में, दोनों में वैद्युतशीलता एक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। पर दोनों की सिचुएशन में वैद्युतशीलता में अंतर बहुत कम है, और इस वजह से इन दोनों को किताबों में एप्सिलॉन 0 से ही डिनोट किया गया है। यानी कि वायु की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में डिफरेंस तो है, पर बहुत कम है। अच्छा, अब ये और थोड़ी देर के लिए देखें कि निर्वात की वैद्युतशीलता ज़्यादा होगी या वायु की। तो निर्वात में तो भैया कण ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, निर्वात वैक्यूम, खत्म, कोई वायु नहीं है, कुछ नहीं है। अब जब भैया वायु के कण है ही नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कोई माध्यम नहीं दिख रहा निर्वात में, तो क्या होगा? तो वो जो माध्यम है वो वैद्युत ऊर्जा को तो वही खींचता अपने में स्टोर करके रखता है। अब निर्वात वाली सिचुएशन में वैद्युत ऊर्जा को वो स्टोर ही नहीं कर पाएगा। तो अगर डीपली थोड़ा सा देखें कि निर्वात और वायु के अगर अलग अलग मान हैं, तो निर्वात की वैद्युतशीलता और एक तरफ वायु की वैद्युतशीलता, तो वायु तो माध्यम हो गया, वायु माध्यम हो गया, और निर्वात एक अलग बात है। तो दोनों के सिचुएशन में किसकी वैद्युतशीलता ज़्यादा होगी? भाई वायु की वैद्युतशीलता निर्वात से ज़्यादा होगी, क्योंकि वायु क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो वैद्युत ऊर्जा अपने में स्टोर कर ही लेगा। अब वायु की वैद्युतशीलता ज़्यादा है, तो वायु में ये दो आवेश और निर्वात में उतनी दूरी पर ये दो आवेश हों, तो वायु की वैद्युतशीलता ज़्यादा है, तो वायु में इन दोनों आवेशों पर लगने वाला बल कम होगा कि नहीं होगा? कम होना चाहिए ना, क्योंकि भाई वायु की वैद्युतशीलता ज़्यादा है, और आपको पता है कि जितनी ज़्यादा वैद्युतशीलता होगी वो विद्युत ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा खींच लेगा, तो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कम होगा, तो यानी उनके बीच में फोर्स कम लगेगा दोनों आवेशों के बीच में। आगे समझते हैं। तो यहाँ वायु या निर्वात जो है, दोनों की ही वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन 0 से डिनोट किया जाता है, मतलब इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। वैसे तो दोनों अलग अलग बातें हैं, हालांकि निर्वात मुक्त अंतरिक्ष या मुक्त आकाश एक ही बात है, पर वायु जो है ये एक अलग बात है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था कूलॉम के नियम से, वो ये पढ़ा था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। यहाँ पे जो एप्सिलॉन 0 था ये थी वायु की वैद्युतशीलता या निर्वात की वैद्युतशीलता, मान लो एप्सिलॉन 0। पर अगर ये दो आवेश किसी माध्यम में होंगे तो अब वायु की वैद्युतशीलता या निर्वात की थोड़ी ना लगेगी, अब तो उस माध्यम की वैद्युतशीलता लगेगी। यानी कि एप्सिलॉन 0 की जगह अब क्या लगेगा, एप्सिलॉन लगा दो या एप्सिलॉन m लगा दो। तो कूलॉम के नियम के अनुसार ये बात है कि अगर दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हों, r दूरी पर हों, या और ये किसी ना किसी माध्यम में है, मतलब किसी भी माध्यम में हो, जल में हो या व्हाटएवर किसी में भी हो, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल है F, वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन 0 नहीं, एप्सिलॉन, यानी माध्यम की वैद्युतशीलता लगेगी Q1 Q2/r²। अब यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है कि हाँ, ये जो लगने वाला बल है ये आवेशों पर, बीच की दूरी पर और वैद्युतशीलता मतलब माध्यम पर भी निर्भर कर रहा है। अब सोचने की बात है कि ये जो फोर्स है ये एप्सिलॉन के जस्ट उल्टा है। यहाँ से ऐसा भी देख सकते हैं मैथमेटिकली कि F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन के, मतलब किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना ही कम निकल के आएगा। तो इन तीनों सिचुएशन में जल की वैद्युतशीलता ज़्यादा थी, तो जल में जो बल होगा दो आवेशों के बीच में उतना ही कम निकलेगा, उतना ही कम होगा।
और जिस भी माध्यम की एप्सिलॉन यानी वैद्युशीलता कम होगी उस पर लगने वाला बल उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे कम निर्वात की वैद्युशीलता होती है, तो निर्वात में दो आवेश निश्चित दूरी पर हो तो उनके बीच में लगने वाला बल सबसे ज़्यादा होगा। उम्मीद है एक ओवरव्यू दिमाग में समझ में आ गया कि हाँ वैद्युशीलता यानी परमिटिविटी है क्या, ये असलियत में परमिशन दे रही है, ये माध्यम परमिशन दे रहा है किसी आवेश को, किसी दो आवेश को कि तुम्हारे बीच में कितना बल लगना चाहिए, ज़्यादा लगना चाहिए कि कम लगना चाहिए। तो किसी माध्यम में स्थित दो आवेश जो एक दूसरे से r दूरी पर हों, एक हो Q1 और एक हो Q2, उनके बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल है वो है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। पर यहाँ एप्सिलॉन में आपको वैद्युतशीलता रखनी है उस माध्यम की, और आपको ये बात पता है हर एक माध्यम की वैद्युतशीलता याद रखना बड़ी टेढ़ी खीर है। जैसे वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता तो याद रखनी है, जो कि 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। पर इसके अलावा अगर जल की वैद्युतशीलता याद रखें तो 7.12 × 10⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे ही ग्लास जो कांच है उसकी वैद्युतशीलता 3.01 × 10⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी ये वैद्युतशीलताएं याद रखना बड़ी टेढ़ी खीर है और आपको याद भी नहीं रखनी है, क्योंकि हजारों माध्यम हैं, कांच है, मोम है, कागज़ है, अब्रक है, जिनकी वैद्युतशीलता याद रखना एक तरह से बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। तो करना क्या है, इसकी जुगाड़ क्या है इसकी, तो इसकी जुगाड़ है आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो अब हम पढ़ेंगे किसी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, या आपेक्षिक वैद्युतशीलता को परावैद्युतांक भी बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको एप्सिलॉन r या k से व्यक्त करते हैं। तो देखते हैं होता क्या है एप्सिलॉन r या k। तो जैसे जल है तो जल जो है उसकी जो एप्सिलॉन r है वो है 81 जल के लिए, यानी जल का जो परावैद्युतांक है वो 81 है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था। वायु का परावैद्युतांक 1 था, तो ये वायु के लिए जो k है वो है 1, जल के लिए k है वो है 81, k बोल दो या एप्सिलॉन r बोल दो। ऐसी कांच के लिए है 7। तो ये जो आपेक्षिक वैद्युशीलता है k या एप्सिलॉन r, ये है क्या, मतलब फील क्या है आपेक्षिक वैद्युशीलता का। तो हर एक माध्यम की वैद्युतशीलता याद रखना बड़ी टेढ़ी खीर है। तो हमें करना क्या है, हमें निर्वात की वैद्युशीलता से किसी माध्यम की वैद्युशीलता की तुलना करनी है। यानी कि जो आपेक्षिक वैद्युशीलता है इसका मतलब है, जैसे जल की 81 है, इसका मतलब है कि जो जल की वैद्युशीलता है वो निर्वात की वैद्युशीलता की 81 गुना ज़्यादा है। या फिर कांच की वैद्युशीलता 7 है, कांच की जो आपेक्षिक वैद्युशीलता है वो 7 है, इसका मतलब है कि कांच की वैद्युशीलता जो है वो निर्वात की वैद्युशीलता से 7 गुना ज़्यादा है। मतलब किसी माध्यम की कुछ भी अगर रिलेटिव परमिटिविटी हो, आपेक्षिक वैद्युशीलता हो, तो उसका मतलब ये होता है कि निर्वात की वैद्युशीलता से कितने गुना ज़्यादा है, या कह लें वायु की वैद्युशीलता से कितने गुना ज़्यादा है। उम्मीद है बात क्लियर हो रही है। अब ऐसे ही जैसे वायु के लिए k = 1 है, यानी कि वायु की वैद्युशीलता जो है वो निर्वात की वैद्युशीलता से 1 गुना ज़्यादा है, और 1 गुना ज़्यादा होने का मतलब उतनी ही है। तो आपको पता ही है कि वायु के लिए जो वैद्युशीलता होती है वो निर्वात की वैद्युशीलता यानी एप्सिलॉन 0 के बराबर होती है। तो देखते हैं इसको दूसरी तरीके से कैसे है। तो वायु मतलब एयर, जल मतलब वाटर, कांच मतलब ग्लास। तो ये वायु माध्यम है और वायु की जो वैद्युशीलता उसको एप्सिलॉन A बोलेंगे, A मतलब एयर। और तुलना हम किससे कर रहे हैं, निर्वात की वैद्युशीलता से यानी एप्सिलॉन 0 से। तो एप्सिलॉन A अपॉन एप्सिलॉन 0, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन r को या परावैद्युतांक को, वो हो गया = 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो एप्सिलॉन A = 1 × एप्सिलॉन 0, यानी कि निर्वात की वैद्युशीलता से 1 गुना ज़्यादा है एयर की वैद्युशीलता, वायु की वैद्युशीलता। सेम ऐसे ही यहाँ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एयर का वैद्युशीलता अपॉन निर्वात की वैद्युशीलता लिए, सेम ऐसे यहाँ पे करेंगे वाटर की वैद्युशीलता अपॉन निर्वात की वैद्युशीलता, वो हो गई 81। यानी निर्वात की वैद्युशीलता से ही तो तुलना करनी है, कंपेयर करना है, या ये कह लें ये आपेक्षिक वैद्युतशीलता में रिलेट करना है। नाम या रिलेटिव परमिटिविटी, यानी किसी से रिलेट करना है। तो किससे रिलेट करना है, एप्सिलॉन 0 से रिलेट करना है, निर्वात की वैद्युशीलता से रिलेट करना है। तो यहाँ पे इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यानी 81 × एप्सिलॉन 0। और ये बात यहाँ से निकल के आ गई कि वाटर की जो वैद्युशीलता है यानी कि जल की वैद्युशीलता है वो निर्वात की वैद्युशीलता की 81 गुना ज़्यादा है। सेम ऐसे ही यहाँ पे
कांच के लिए क्या करना है, जो रिलेटिव वैल्यू परमिटिविटी है वो है 7 और वो हो गए एप्सिलॉन जी अपॉन एप्सिलॉन 0। जी मतलब ग्लास की परमिटिविटी अपॉन एप्सिलॉन 0 यानी वायु या निर्वात की। तो ये 7 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी यहां से समझ में आ रहा है कि कांच की वैद्युशीलता 7 गुनी है निर्वात की वैद्युशीलता से। तो इन सब में एक बात समझ में आ गई कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो उस मीडियम की परमिटिविटी, यानी ये जो अपेक्षिक वैद्युशीलता है ये उस माध्यम की वैद्युशीलता अपॉन निर्वात की वैद्युशीलता है कि नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं जनरल, इन तीनों बातों को जनरली सामान्यतः कैसे लिखेंगे, तो ये हो गया किसी माध्यम की वैद्युशीलता अपॉन ये हो गया निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन 0 और इनके जो वैद्युशीलताओं का अनुपात है वो हो गया हमारा एप्सिलॉन आर। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं माध्यम की अपॉन एप्सिलॉन 0 निर्वात की, और इनका जो अनुपात है वो क्या है 1 यानी एप्सिलॉन आर, या ये कह लें आपेक्षिक वैद्युशीलता। तो इनका जो अनुपात है वो है आपेक्षिक वैद्युशीलता। तो यहाँ पे कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन आर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, और ये चौकटा बंद कर दिया। और इसी एप्सिलॉन आर को बोलेंगे कैपिटल के, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी को कैपिटल के से भी व्यक्त करते हैं। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल के, और ये चौकटा बंद कर दिया। आगे समझते हैं, यानी यहाँ पे समझ में आ रही है कि किसी माध्यम की वैद्युशीलता जो है वो निर्वात की वैद्युशीलता से k गुना ज़्यादा है, और वो k वही है आपेक्षिक वैद्युशीलता, ठीक है, या ये कह सकते हैं, ठीक है, k गुना ज़्यादा है, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि एप्सिलॉन जो है वो है एप्सिलॉन 0 इंटू के, यानी कि किसी माध्यम में अगर दो आवेश हों उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो ये है, उसमें एप्सिलॉन की जगह ये रख दूँ एप्सिलॉन 0 इंटू के, या फिर ये लिख दो एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, तो यहाँ रख सकते हैं, तो यहाँ रख दिया। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह रख दिया एप्सिलॉन 0 इंटू के, और ये Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर वैसा का वैसा ही उतार दिया, और ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया था कल हमने यही फार्मूला तो निकाला था। यहाँ पे हमें ये बात पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, मतलब के नहीं, सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर जो है वो वायु में वैद्युत बल है दो आवेशों के बीच में। तो अगर मैं माना वायु में वैद्युत बल है F0, मान लेते हैं कि वायु में अगर दो आवेशों उनके बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल है वो है F0, तो के परावैद्युतांक के किसी माध्यम में लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा। तो माना कि के परावैद्युतांक पे लगने वाला बल है कैपिटल F, तो यहाँ रख दिया F इज इक्वल टू, तो ये है भाई F इज इक्वल टू, ये भी तो के परावैद्युतांक में ही लगने वाला बल है F, ठीक है। तो ये F है, और इसमें ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ये जो है मतलब के छोड़ दूँ अगर मैं इसमें, ये है वायु या निर्वात में लगने वाला बल, और इसको मैंने किससे व्यक्त कर सकता हूँ F0 से, तो ये पूरा का पूरा ऊपर का हो जाएगा F0 और ये अपॉन में हो जाएगा K। यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि वायु में लगने वाला जो वैद्युत बल है वो किसी माध्यम में लगने वाला जो वैद्युत बल है वो वायु या निर्वात में लगने वाले वैद्युत बल से k गुना कम है, यानी अपॉन में k है, और किसी माध्यम में जो वैद्युशीलता है वो वायु या निर्वात की वैद्युशीलता से k गुना ज़्यादा है।